ऐसे ही पता है, हम लोग जब से यहाँ जेएनयू आए कैंपस के बाहर निकलने का मन ही नहीं करता है। मेरे एक रिलेटिव है बीएचयू में, उन्होंने बताया था कि वहाँ पे 10 बजे के बाद लड़कियाँ लाइब्रेरी नहीं जाती, पर आप अगर जेएनयू में हो तो आप कभी भी लाइब्रेरी जा सकते हो। आपको हर 100 मीटर पे एक गार्ड मिल जाएगा, तो आपको चिंता करने वाली कोई बात ही नहीं है। दूसरी बात ना, यहाँ पे वैरायटी बहुत है, क्योंकि आप यहाँ पे कुछ भी पहन के आइए तो आपको कोई जज नहीं करने वाला कि आप ये क्या पहन के आई हो। हाँ, मेरा 12th भी यूपी बोर्ड से ही था, बट इंग्लिश मीडियम था, ह्यूमैनिटीज़ ही था, लेकिन फिर भी डीयू भी फोड़ लिए, जेएनयू भी फोड़ लिए। और दूसरा कि ये मतलब कि इंडिया का ऐसा यूनिवर्सिटी है जो बहुत सेफेस्ट है गर्ल्स के लिए, स्पेशली गर्ल्स के लिए। हाँ, किसी ने बताया कि आपने फील किया? 100 आउट ऑफ 100 कैसे आ सकता है? कुछ ना कुछ हर जगह कमी रहती है ना। वी डोंट वांट टू हाईलाइट दैट। अगर आपके अंदर कैलिबर है कि आप एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक कर पा रहे हैं, तो 268 रुपये में आपको पूरे 1 साल पढ़ाया जा रहा है, और वो भी बेस्ट प्रोफेसर्स थे। अगर जिसको प्रिपरेशन करना है उनको मतलब मेरे हिसाब से तो पर्शियन, पश्तो और स्पेनिश में ही जाना चाहिए। अपनेपन वाली फीलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जेनजी वाली जो जनरेशन है ना, वो ज़्यादातर सोशल मीडिया पे तो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, लेकिन पर्सनल लाइफ में कोई नहीं है। आपको कोई चाहिए, आपके पास कोई है ही नहीं। आप रो रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। बट जेएनयू में ऐसा है कि अगर आप थोड़ी देर के लिए शांत भी हो जा रहे हैं ना, तो अगल बगल वाले क्या हो गया, तो ये फिर अपनापन बहुत अच्छी बात। इसकी प्लेसमेंट इससे पिछली बार 55 लाख पर एनएम गई थी। किसी जापानीज़ कंपनी ने ऑफ़र किया था वो। जेएनयू काफ़ी स्ट्रिक्ट है, क्योंकि 268 रुपये में आपको 1 साल पूरे पढ़ाया जा रहा है। गवर्नमेंट आप पे बहुत एक्सपेंस कर रही है, तो वो चाहती है कि हमारे पास जो बच्चे हों वो बच्चे हों जो सच में चाहते हैं उसको परस्यू करना। तो इसलिए यहाँ पे अगर आपने नंबर अच्छे नहीं लाए तो आप बहुत आराम से फेल कर दिए जाएंगे और जेएनयू से बाहर कर दिए जाएंगे। इसके पहले आई वाज इन दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड आई वाज परस्यूइंग फ्रेंच लैंग्वेज, बट फिर वहाँ से मैंने ड्रॉप लिया और यहाँ जेएनयू आना था, तो यहाँ से रशियन को ऑप्ट किया। क्योंकि मेरा नाम है हिमांशु और मैं बीएचयू से आया हूँ और मेरा यूट्यूब चैनल है द स्टूडेंट लाइफ। तो छोटा सा चैनल है द स्टूडेंट लाइफ, जो लोगों छोटा सा तो नहीं है। को ठीक है। आपका नाम क्या है? गर्विता गांधी। अच्छा, कहाँ से हैं आप? वाराणसी के पास, जौनपुर से। जौनपुर? हाँ। वो तो बगल में ही है, 30-40 किलोमीटर दूर। हाँ बिल्कुल। आपका नाम क्या है? प्रीति चौबे। कहाँ से प्रीति आप? बक्सर। बक्सर, जौनपुर, बक्सर। और आप? अररिया, चित्रा झा, बिहार। चित्रा झा। आप लोग किस सब्जेक्ट के स्टूडेंट हो यहाँ पे? रशियन स्टडीज, मतलब रशियन लैंग्वेज के। सब लोग रशियन लैंग्वेज के। तो ये रशियन लैंग्वेज यहाँ पे बीए चलता है या क्या चलता है? बीए, एमए, पीएचडी सब। बीए में पीएचडी? हमारा फर्स्ट ईयर है ग्रेजुएशन का। फर्स्ट सेमेस्टर ईयर। और वो जो आपका यूट्यूब चैनल है वो किस पे है? वो भी मतलब इसके पहले आई वाज इन दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड आई वाज परस्यूइंग फ्रेंच लैंग्वेज, बट फिर वहाँ से मैंने ड्रॉप लिया और यहाँ जेएनयू आना था, तो यहाँ से रशियन को ऑप्ट किया, क्योंकि फ्रेंच इज़ क्वाइट सिमिलर टू द यूरोपियन लैंग्वेज लाइक जर्मन एंड स्पेनिश, तो वो खुद से भी पढ़ी जा सकती है। बट रशियन की स्क्रिप्ट अलग है, तो आई थॉट टू परस्यू इट। अच्छा, आपने रशियन चुना यहाँ पे फ्रेंच को छोड़ करके डीयू में से। एग्जैक्टली। तो 1 साल का ड्रॉप भी ले लिया होगा फिर? वो अब तो एनईपी आ गई ना, तो वहाँ से सर्टिफिकेट मिल जाता है अगर आपने 1 साल किया है, और 2 साल आपने पढ़ा है तो उसका डिप्लोमा मिल जाएगा, 3 साल किया है तो डिग्री मिल जाएगी। जैसे लोग बोल रहे हैं कि एनईपी आने के बाद 3 साल का कोर्स जो डीयू में है वो 4 साल का हो जाएगा, क्या ऐसा कुछ है? हाँ, वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है ये कि अब अगर आप 4 साल करते हैं तो आपको एक रिसर्च वाली डिग्री मिल जाएगी। ओके। और जेएनयू ऐसा कुछ इम्प्लीमेंट कर रही है? अभी तक तो फिलहाल नहीं। अभी नहीं। तो कैसा है रशियन लैंग्वेज, थोड़ा सा बताइए। इनसे बात करेंगे। अररिया? हाँ, अररिया। अररिया, बताइए रशियन लैंग्वेज यहाँ का कैसा है? जेएनयू में अगर कोई रशियन लैंग्वेज पढ़ने आता है तो क्या है एक्सपीरियंस आपका? देखिए, शुरू में तो आपको टफ लग सकता है, लेकिन जैसे प्रैक्टिस करेंगे फिर आ जाएगा आप में। लेकिन टफ तो है, थोड़ा सा टफ है? हाँ, थोड़ा सा। मतलब सेमेस्टर एग्जाम आप लोगों ने दिया? हाँ। कैसा गया? नहीं, सेमेस्टर नहीं अब है, लेकिन सेशनल दिए थे। सेमेस्टर हमारा 15 से है, अभी हम लोग ने सेशनल एग्ज़ाम दिए हैं। एक्चुअली ये हुआ ना कि इस बार भी सीयूईटी लेट ही हुआ, तो जो एग्ज़ाम था वो सारा लेट हुआ, प्रोसीजर एडमिशन लेट हुआ, तो जो 6 महीने वाला सेमेस्टर है वो हम लोगों को 3 महीने में पढ़ाया गया है इन लोगों ने। हाँ, और सिलेबस उतना ही है, बट जो टाइम पीरियड है वो काफ़ी कम हो गया है। कैसे भाई? सिलेबस उतना ही है, टाइम पीरियड कम हो गया। पढ़ाई पे कोई असर पड़ा? हाँ, ऑब्वियसली। बताइए। सीयूईटी हमारी लेट से हुई थी, तो इस वजह से जो सेशनल एग्ज़ाम्स होते हैं जेएनयू में वो कंटिन्यूअसली चलते गए हर मंथ। जैसे हम लोग सितंबर में आए थे यहाँ,
तो एक अक्टूबर में हुआ, एक नवंबर में, एक दिसंबर में। तो बच्चों को बिल्कुल टाइम नहीं मिला, हर मंथ ही सेशनल चलते गए। उसके बाद दिसंबर में लास्ट में हमारा 15 को सेमेस्टर से। अच्छा। हाँ। इसी 15 और मैं पहले अरेबिक में थी और अपग्रेड हुआ मेरा लैंग्वेज 1 मंथ के बाद। तो फिर ऐसे मतलब अरेबिक से इजी है रशियन। अच्छा, आप लोग फर्स्ट ईयर में हो इसका मतलब। फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर। तो CUET में कितना नंबर आया 2023 में कि आपको JNU मिल गया? कितना नंबर आया था आपका? वैसे याद तो नहीं था, लेकिन 400 था ना। 450। उसके लिए पहले समझना पड़ेगा कि अगर आपको JNU के किसी लैंग्वेज में एडमिशन चाहिए बैचलर्स में, तो आपको इंग्लिश और जनरल टेस्ट देना है। इंग्लिश के 200 मार्क्स होते हैं और जनरल के 250 मार्क्स होते हैं। लास्ट ईयर 300 थे बट इस बार 250 हो गए हैं। तो टोटल आपको 450 में से आपके परसेंटेज निकाला जाता है। उसमें क्वार्टाइल मार्क्स भी होते हैं JNU के, और ये आप अगर वुमेन है तो आपको उसके भी थोड़े एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। अच्छा। तो वो सारी चीज़ें लेके हर लैंग्वेज का अपना अलग अलग कट ऑफ जाता है। जैसे फ्रेंच, जर्मन, इन सब का 90+ जाता है। और ज़रूरी नहीं है कि हर बार उतना ही जाए, डिपेंड की लेवल कैसा था। कैसा जाता है इस बार पेपर जो जैसे कि हम लोग का इस बार ना जनरल टेस्ट थोड़ा ये टफ था, तो इसके कारण कट ऑफ गिरा है बहुत ज़्यादा। अच्छा। हाँ। तो आप लोग कैसे तैयारी करने का बताओगे कि आने वाले लोग आपसे तो जूनियर लोग आएंगे जो 12th पास करेंगे, तो कई लोग पूछते हैं कि हमें क्या कोचिंग ज्वाइन कर लेनी चाहिए 12th पढ़ते पढ़ते, कि 11th में ही CUET का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूं? और कई लोग होते हैं कि जो 12th पास करते हैं और वो सिलेबस को ढूंढते हैं, देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो उनको आप क्या सुझाव देना चाहोगे? 12th करते करते आपको धीरे धीरे जनरल टेस्ट पे फोकस करना है, जैसे कि करंट अफेयर्स, क्वांट्स एंड रीजनिंग। उसके बाद लैंग्वेज इजी होती है, मतलब इस बार हमने जब दिया था CUET तो इजी थी, बट उस पर भी धीरे धीरे फोकस करना है, जैसे इडियम्स, फ्रेजेस एंड वोकैब्स, अदर थिंग्स। ओके, आप कुछ बताओ। हाँ बिल्कुल, हमने तो 2 बार CUET दिया है, पहले DU के लिए फिर इस बार के लिए। तो सबसे पहले है कि आपको क्या ऑप्ट करना है सब्जेक्ट। अगर आपको DU जाना है तो उसके लिए आपको डोमेन्स पढ़ने पड़ेंगे, आपको लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी। आपको JNU आना है तो आपको सिर्फ GTL लैंग्वेज से काम हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको पहले ये डिसाइड करना है कि आपको कौन सी ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से करनी है, कहाँ, किस यूनिवर्सिटी से करनी है। फिर उसका पहले आप क्राइटेरिया देखिए कि वो क्या डिमांड करता है आपसे, लैंग्वेज चाहिए, जनरल टेस्ट चाहिए, क्या चाहिए। अगर वो आपने एक बार फिक्स कर लिया तो अब आपको स्ट्रैटेजी बनानी है कि आपके पास कितने दिन हैं। हमें पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर आप 12th अपनी बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, आप अपना बोर्ड एक बार फिनिश कर लीजिए, अच्छे से क्लियर कर लीजिए, उसके बाद जो आपको टाइम मिल रहा है अब आप उस हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाइए कि अगर JNU के लिए मान लीजिए हमने इंग्लिश और जनरल टेस्ट पढ़ा, तो इंग्लिश यूट्यूब पे अगर सेल्फ स्टडी आप कर रहे हैं तो आप 2, 3, 4 ऐसे टीचर्स आपको मिलेंगे जिन पे बहुत सारे व्यूज़ रहेंगे और जो पूरी अच्छे से मतलब बेसिक 0 से लेकर पूरा एंड तक पढ़ाते हैं। तो आप 2-3 टीचर्स के एक वीडियो देख लीजिए, जिससे आपको लगता है कि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है, आप उसे फॉलो करिए। और जनरल टेस्ट में 3-4 पॉइंट्स हैं, जैसे कि आपको रीजनिंग भी पढ़नी है, आपको क्वांट्स भी पढ़ने हैं, आपको साइंस वगैरह भी पढ़ना है, क्योंकि वो सबका कॉम्बिनेशन होता है। तो उसमें भी आपको एक एक अलग अलग टीचर लेने पड़ेंगे। मैंने पर्सनली मालवी एकेडमी को फॉलो किया था, DU के लिए भी, JNU के लिए भी। मालवी एकेडमी, बनारस वाला मालवी एकेडमी? हाँ बिल्कुल, सूरत सर वाला मालवी एकेडमी। तो वो इंग्लिश की भी प्रिपरेशन कराते हैं, वो जनरल टेस्ट के सारे टॉपिक्स की प्रिपरेशन कराते हैं, और बिना किसी पेमेंट के उनका यूट्यूब पे भी फ्री कोर्स रहता है। प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, प्रमोशन नहीं, देखो क्या होता है कि साँच को आँच कहाँ, मतलब लोग कहते हैं जो चीज़ सच है वो सच है। Exactly. और हमारे वीडियोज़ में मैं बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि बहुत लोग ऐसे मिलते हैं जो खुले तरीके से बोलते हैं कि आई एम द स्टूडेंट ऑफ मालवी एकेडमी, हमने CUET की तैयारी मालवी एकेडमी से की। तो जो लोग बोलते हैं, बोलने दो, अच्छी बात है। आप शायद बायजूस से पढ़े हो तो कहोगे कि नहीं, वो बोलोगे तो सही है, मालवी एकेडमी बोलोगे तो गलत है। मैं ऐसा कुछ एक्चुअली जो अन अकेडमी, बायजूस, ये सारे भी होंगे, मतलब टीचर अच्छे होंगे, बट उनका क्या है कि उनका जॉनर बहुत बड़ा है, वो कई सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ा रहे हैं। बट मालवी एकेडमी ने सिर्फ और सिर्फ CUET पे एम्फेसिस किया है। तो वो जो भी पढ़ाते हैं वो शुरू से लेकर अंत तक पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं करते हैं कि बहुत सारे टीचर्स होते हैं, बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, आधा पढ़ाते हैं, आधा छोड़ देते हैं, फिर बच्चा इंतजार ही कर रहा है कि दूसरी वीडियो कब आएगी। बट उनकी जो कंटिन्यूटी है वो बनी हुई है, और वो काफ़ी अच्छा मटेरियल प्रोवाइड भी करते हैं। अच्छा। हाँ। मैंने भी मालवी एकेडमी का ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन किया था। ऑफलाइन कोर्स? हाँ, क्रैश कोर्स था 40 डेज़ का, जिनमें उन्होंने नोट्स दिया था, जनरल टेस्ट के भी थे और इंग्लिश के भी थे। मेरा डोमेन था लीगल स्टडीज़, उसके भी नोट्स मुझे मिले थे। तो दे आर डूइंग गुड ना? या
वेरी गुड। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो वो क्रैश कोर्स भी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वहाँ पे निराश होने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने यूट्यूब पे इतना इनफ कंटेंट दे देते हैं कि आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। बस होनी चाहिए परसिवरेंस कि आपको इस यूनिवर्सिटी में जाना है। हमने भी कोई क्रैश कोर्स नहीं ख़रीदा। मेरा 12th भी यूपी बोर्ड से ही था, बट इंग्लिश मीडियम था, ह्यूमैनिटीज़ ही था, लेकिन फिर भी DU भी फोड़ लिए, JNU भी फोड़ लिए। एक चीज़ था क्या ना कि आप प्रेफरेंस अच्छे से पढ़े जब JNU आने का मतलब पहले, कैसे, मतलब क्या दुविधाएं जैसे हैं? कि लैंग्वेज कौन सा पहले आप देख ले कि कौन सा लैंग्वेज हमको पढ़ना है, उसके हिसाब से प्रेफरेंस डालें। जैसे आपको मतलब आपको फ्रेंच पढ़ना है तो उसको पहले टॉप पे रखें, उसके बाद ऐसे नीचे करके अगर अरबिक आ रहा है तो नीचे रखें। मतलब पहला प्रेफरेंस बहुत ही बेहतरीन होना चाहिए हमारे हिसाब से। जो आपको इस पे चाहिए। तो पूरी मतलब लंबी वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि आपका पहला प्रेफरेंस फ्रेंच है, लेकिन आपका कट ऑफ 70% है, तो अगर आप फ्रेंच भर रहे हैं तो ये आपकी मूर्खता है। वही मैं भी बोलने क्योंकि वाला आपको कट ऑफ से भी रिलेट करना है कि आपको कौन सी लैंग्वेज मिल सकती तो है। सबसे ज़्यादा कट ऑफ किस लैंग्वेज की जाती है, हम लोगों को क्या सबसे बताएं? ज़्यादा जर्मन की जाती है, कोरियन की जाती है, फ्रेंच, स्पेनिश, चाइनीज, इन सब के लगभग लोग बोलते हैं कि जैपनीज वन ऑफ द बेस्ट लैंग्वेज इन JNU, क्या ये बात सही है? सारी लैंग्वेज बेस्ट है यहाँ पे। प्रोफेसर्स मतलब जो हमारे प्रोफेसर्स हैं जिस भी लैंग्वेज में हैं, दे आर द बेस्ट, क्योंकि JNU जो यूनिवर्सिटी है वो ही मतलब इंडिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी है। तो जितने भी प्रोफेसर्स हैं वो सारे अच्छे ही हैं। अगर आपको लैंग्वेज अच्छे से पढ़नी है तो दे आर वेरी हेल्पफुल। आप अगर उन्हें रात में 11 बजे भी मैसेज करेंगे तो अगर रात के 1 बजे भी वो देख रहे हैं तो वो उसका रिप्लाई करेंगे। तो क्वालिटी वाली तो बात ही नहीं है, JNU की तो बात ही यही है। अभी आप लोग एग्जामिनेशन हॉल से निकले ही हो, जस्ट पेपर दे के निकले, एक इंटरव्यू हो गया। पहले इंटरव्यू होता था, फिर पेपर होता, पहले वाइवा होता है, फिर पेपर होता है ना? हाँ, ऐसे ही नहीं तो ऐसे कभी कभी वाइवा पहले हो तो जाता ये है। वाला वाइवा दे करके कैसा लग रहा है जो माइक पे? पहली बार दे रहे हैं तो पहली अच्छा ही बार? हाँ। हमने कुछ गलत तो नहीं पूछा? नहीं, अभी नहीं, तक? नहीं। क्योंकि क्या होता है ना कि लोगों को गाइडेंस चाहिए और हम गाइडेंस पे ही वीडियोस बनाते हैं। कई लोग बोलते हैं कि कई लोग बोलते हैं ना, पढ़ने में इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। किस सब्जेक्ट में आप मतलब किस लैंग्वेज में आपका इंटरेस्ट है। नहीं तो ऐसे बच्चे भर देते हैं मेरा कट ऑफ कम जा रहा है तो कोई भी लैंग्वेज डाल देते हैं, तो बाद में जाके फिर बहुत प्रॉब्लम होती और है। जैसे कि- मतलब उन्हें लगता है कि उनसे वो लैंग्वेज हो नहीं पाता, फिर वो उन्हें लगने लगता है कि हमें ये छोड़ना चाहिए ऐसा। तो ऐसा क्या बोले थे, बताओ। मतलब कि जो बच्चे को इंटरेस्ट है लैंग्वेज में वही आए, नहीं तो यहाँ पे आके क्या होता है कि किसी को इंटरेस्ट नहीं लगता है और फेल हो जाते हैं फिर ऐसे ही। अच्छा, यहाँ पे फेल वाला है। DU में ऐसा होता है जनरली कि वहाँ पे ट्राई किया जाता है कि बच्चे फेल ना हो। पास हो जाए। हाँ, लेकिन JNU काफ़ी स्ट्रिक्ट है, क्योंकि 268 रुपये में आपको 1 साल पूरे पढ़ाया जा रहा है। गवर्नमेंट आप पे बहुत एक्सपेंस कर रही है, तो वो चाहती है कि हमारे पास जो बच्चे हों वो बच्चे हों जो सच में चाहते हैं उसको परस्यू करना। तो इसलिए यहाँ पे अगर आपने नंबर अच्छे नहीं लाए तो आप बहुत आराम से फेल कर दिए जाएंगे और JNU से बाहर कर दिए जाएंगे। तो अब यहाँ पे आपको अपनी प्रायोरिटी सेलेक्ट करनी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें प्रिपरेशन करनी होती है, लेकिन वो टाइम चाहते हैं, एक्सपोजर चाहते हैं, और वो जो गैप ईयर होता है उसे मेंटेन करना चाहते हैं। तो उसके लिए अगर आप JNU आना चाह रहे हैं तो आप अरबिक, पर्शियन, पश्तो ऐसी लैंग्वेजेस भर सकते हैं। अच्छा, पर्शियन और पश्तो, क्योंकि वो उतनी टफ नहीं होती है। और आप फिर लाइब्रेरी में जाके आप पढ़ सकते हैं, पूरे दिन प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आपको करियर बनाना है तो फिर आप कोई अच्छी लैंग्वेज चूज़ करिए, कि अगर आपको सिर्फ लैंग्वेज में ही करियर बनाना है। या बहुत सारे बच्चे ह्यूमैनिटीज़ के होते हैं ना, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता ऐसा प्रोफेशनल कोर्स, क्योंकि साइंस वालों के पास तो है कि वो BTech कर सकते हैं, और बायो वालों के पास है कि वो MBBS कर सकते हैं। बट ह्यूमैनिटीज़ वालों के लिए क्या है, सिर्फ प्रिपरेशन, जहाँ पे 10-10 लाख बच्चों की होड़ लगी हुई है। तो सबसे अच्छा उनके लिए प्रोफेशनल कोर्स आता है लैंग्वेज, क्योंकि लैंग्वेज की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है और बहुत ज़्यादा स्कोप है। आप ट्रांसलेटर बन सकते हैं, आप इंटरप्रिटेटर बन सकते हैं। यहाँ JNU तो प्रोवाइड करता है कि आप उस कंट्री में जाके रह भी सकते हैं। अभी हमारी PhD की एक मैम गई हुई थी मॉस्को, वो गई रशिया की कैपिटल। तो बहुत सारे ये एक्सपोजर एग्जिस्ट मिलते हैं। करता है, मतलब वो लोग फॉरेन ट्रिप पे जाते हैं हाँ, और वहाँ पे जाकर के क्या करते हैं? देखिए, आप अगर किसी जगह आप किसी लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं और अगर आप उन लैंग्वेज बोलने वालों के बीच में रह रहे हैं तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि जो चीज़ आप 1 साल में सीखेंगे वहाँ आप 2 से 3 महीने में ही सीख जाएंगे। आप वहाँ के लोगों से मिलेंगे और एवरीथिंग इज अबाउट एक्सपीरियंस, कि आपको कितना एक्सपोजर मिल रहा है, कितना एक्सपीरियंस मिल रहा है। और फिर अगर आप मॉस्को जाके इंडिया आते हैं तो फिर आपकी जो वैल्यू है वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू दोज पर्सन हु आर स्टडिंग इन लोग कहते हैं कि यहाँ से ग्रेजुएशन करने के बाद भी कोई ना कोई प्लेसमेंट मिल जाता है। और अच्छे से मिलता है, बिल्कुल मिलता है। सही में? कैसी कंपनीज आती हैं और कितना पे करती हैं? हम जैसे जर्मन का तो पता है कि मे बी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग वो डिपेंड करता है कि आप किस लैंग्वेज में हो। जैसे कि
जापानीज़ की प्लेसमेंट इससे पिछली बार 55 लाख पर एनम गई थी। किसी जापानीज़ कंपनी ने ऑफ़र किया था वो। 55 लाख पर एनम। यस जापानीज लैंग्वेज यस, की। सबसे हाईएस्ट प्लेसमेंट वही थी। मुझे लगता है मुझे अपना माइक छोड़ के वो जो जापानीज सब्जेक्ट मैंने लिया था, एक जापानीज सब्जेक्ट मैं लिया था, फिर बीच में छोड़ दिया। हाँ, हमारे एक भैया हैं, वो भी BHU में ही पढ़े हैं। उन्होंने पहले BA मतलब वो किसी और सब्जेक्ट से कर रहे थे, बट उन्हें साइड में जापानीज़ मिली। फिर उन्हें किसी ने गाइडेंस दी, तो 3rd ईयर में उन्होंने जो अपना जापानीज़ लैंग्वेज था उसे ही परस्यू किया, और फिर अब वो JNU से आके MA में जापानीज़ कर रहे हैं। और वो 1-2 जॉब पा भी चुके हैं 50,000 पर मंथ वाली, और अभी भी उन्हें बहुत अच्छे पैकेज मिलने के आसार हैं, क्योंकि जापानीज़ में तो काफ़ी बहुत कम लोग पढ़ते हैं ना जापानीज़, और टफ लैंग्वेज भी जैसे है। आपकी तरह कितने लोग और भी क्लास में होंगे, इंक्लूडिंग बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ, की इतनी स्ट्रेंथ है क्लास की और इस हिसाब से रन करता है, कुछ बताओगे? हाँ, जैसे कि 60 होगा ना, 70 70 होगा, तो जैसे कि सेक्शन डिवाइड है A B, तो A B में जैसे कि 33 बच्चे हाफ डिवाइड कर दिया। हाफ डिवाइड है, तो आते तो बहुत कम है, जो रेगुलर रहते हैं तो बहुत कम ही रहते क्योंकि हैं। मोस्टली वही वाले हैं जिन्हें प्रिपरेशन करनी है। कोई NDA की कर रहा है, कोई SSC की कर रहा है, उन्होंने बस सबसे बड़ी रशियन को बात पता है बैकअप क्या रखा है? है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो NDA का प्रिपरेशन, SSC का प्रिपरेशन, UPSC का प्रिपरेशन कोई भी कर रहा है, उसका ये सिलेबस फ्रेंच, जर्मन, रशियन, जापानीज से मेल नहीं करता है। उनको अलग तरीके से अपनी पढ़ाई करनी होगी। जैसे BHU में क्या होता है कि आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स, ज्योग्राफी ऑनर्स, सोशोलॉजी ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री ऑनर्स से पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन ऐसे कोर्सेज JNU में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। JNU में इसलिए सब आते हैं क्योंकि यहाँ अफोर्डेबल रेट पे आपको फूडिंग मिल जाती है। मेस में आप मतलब अफोर्ड कर सकते हैं उतना। बाकी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका ज़्यादा है। यहाँ 3000 आई थिंक 1 मंथ का मेस में लगेगा, और फ़ी होगा 268 ओनली। तो इसलिए अगर जिसको प्रिपरेशन करना है उनको मतलब मेरे हिसाब से तो पर्शियन, पश्तो और स्पेनिश में ही जाना चाहिए, क्योंकि बाकी सारे लैंग्वेज टफ है, और मतलब थोड़ा सा फ्रेंच भी ईजी है और के कंपैरिजन में। ओके। और वही है कि अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके लिए बैकअप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ऑप्शन बी। और ऑप्शन बी इकोनॉमिक ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करके आपको कोई जॉब नहीं मिलने वाली है। प्रोफेशनल कोर्स कहाँ है वो? एग्जैक्टली। तो अगर आप लैंग्वेज जैसा कोई प्रोफेशनल कोर्स करते हैं तो आपके सर पे ये प्रेशर नहीं रहता है कि अगर यहाँ नहीं हुआ तो फिर क्या, क्योंकि लैंग्वेज आपको बहुत सारे स्कोप प्रोवाइड करता है। लेकिन ये कि उस लैंग्वेज को हमें बराबर पढ़ते रहना चाहिए और सीखते रहना चाहिए, क्योंकि वो लैंग्वेज भूल भी सकते हैं अगर लैंग्वेज बस मैथ्स की तरह है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको आएगा। बढ़िया होता है। लैंग्वेजेस में सीट्स भी कम होते हैं, बट रशियन में सबसे ज़्यादा सीट्स हैं, 64। क्योंकि रशियन काफ़ी पुराना सेंटर है, यहाँ सबसे पुराना सेंटर रशियन सेंटर है, इसलिए यहाँ की जो स्ट्रेंथ है बहुत ज़्यादा है। जैसे कि फ्रेंच में है 38, 39 सब सारे लैंग्वेजेस में है। अरेबिक में भी 38 हैं ऐसे ही, बट उसमें डबल है, रशियन में डबल है 64। ओके 64। तो आप 68, हाँ, 68। क्या बोल रहे तो आपको जब भरना होगा तो रशियन को भी रख लीजिएगा, ताकि प्रेफरेंस में लास्ट प्रेफरेंस भी डालो, seats पर बहुत रहते रशियन हैं। डालो। अगर Seats बहुत रहते JNU हैं। आना है तो मतलब ये बस सोचना है कि JNU हमको जाना ही है, तो रशियन लास्ट प्रेफरेंस में भी डालना चाहिए। लेकिन पढ़ना बहुत पढ़ना पड़ेगा बहुत रशियन के पड़ेगा, लिए। क्योंकि अदर लैंग्वेज के हर एक हिसाब से तो लैंग्वेज के लिए। हाँ मैं ही हूँ, पॉस्तो नहीं जानता हूँ। अब नहीं जानता हूँ तो मुझे शुरू से क ख ग ABCD हर एक चीज़ बनाना, खींचना, लिखना, जैसे जापानीज़ के लिए मैं किया करता था, तो हर एक चीज़ें बहुत टफ लैंग्वेज नहीं, गलती से जैसे मिल गया अगर था। कंपैरिजन करें ना, हम एक साल फ्रेंच पढ़े हैं DU में, तो अगर आप 1 घंटे सेल्फ स्टडी करते हैं फ्रेंच में Okay. तो वो इनफ है, लेकिन रेगुलर आप कर रहे हैं। लेकिन अगर आप रशियन पढ़ रहे हैं तो कम से कम 3-3.5 घंटे आपको करनी ही पड़ेगी सेल्फ स्टडी, क्योंकि आपको रीडिंग भी करनी है, स्क्रिप्ट अलग है, आपको प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान देना है, आपकी फ्लुएंसी कैसी है, और कैसे मतलब ग्रामर वगैरह काफ़ी उसका कॉम्प्लेक्स है। तो वो सारी चीज़ें मतलब हैं कि कंपैरिजन कर रहे हैं। इतने बड़े विश्वविद्यालय में हम पढ़ाई करते हैं और ये विश्वविद्यालय सुर्खियों में रहता है हमेशा। छोटा सा कुछ होता है तो न्यूज़पेपर का जो फ्रंट पेज है इस विश्वविद्यालय को मिलता है, JNU को मिलता है। तो एज अ गर्ल्स आप लोग क्या रेटिंग देना चाहोगे कि क्या माहौल है JNU का? सब लोग अलग अलग देना, एक ही मिलाना नहीं। 4.9 आउट ऑफ 5। 4.9 क्या है, कुछ आप इसको डिटेल में बताओ। हाँ, मतलब सबसे पहली बात तो एकदम अफोर्डेबल है। अगर आपके अंदर कैलिबर है कि आप एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक कर पा रहे हैं तो 268 रुपये में आपको पूरे 1 साल पढ़ाया जा रहा है, और वो भी बेस्ट प्रोफेसर्स थे, तो ये बहुत बड़ी बात है। सेकंड है इतना ग्रीन इन्वायरमेंट जो कि
आज जैसे ही पता है, हम लोग जब से यहाँ JNU आए कैंपस के बाहर निकलने का मन ही नहीं करता है। Same. क्योंकि कैंपस के अंदर जो है वो लगता है कि स्वर्ग है, और फिर बाहर निकलने पे छोड़ो जाने ही दो। और दिल्ली बहुत पॉल्यूटेड है और ये इतना साफ सुथरा बढ़िया जगह। हाँ, काफ़ी मतलब ऐसा लगता है कि हम लोग नेचर के साथ रह रहे हैं, चारों तरफ पेड़ हैं, बीच से हम लोग जाते हैं, रूट्स बनी हुई हैं, तो इन्वायरमेंट काफ़ी अफेक्ट करता है ना। और थर्ड बात है कि यहाँ पे कोई ऐसा रूल्स या फिर रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। कैसा रिस्ट्रिक्शन? रेस्ट्रिक्शंस ऐसे कि मतलब कि आप रात में 10 बज गया है तो अब आप हॉस्टल से बाहर नहीं निकल सकते, सुबह आपको लॉक मिलेगा अगर आपको कहीं जाना है, 24 आवर्स जब भी आपको कहीं जाना है आप जा सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ के जो ढाबे हैं वो रात में 3 बजे तक खुले रहते हैं। तो और सबसे ज़्यादा भीड़ आपको उसी टाइम दिखेगी, आप ढाबे पे जाएंगे आपको जगह नहीं मिलेगी बैठने की। आपको बहुत डिफरेंट टाइप्स के लोग मिलते हैं, उनकी विचारधाराएं मिलती हैं। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिनसे अगर आप जुड़ना चाहते हैं, आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप जुड़ सकते हैं। क्योंकि कॉलेज ऐसा टाइम है ना जहाँ पे अपने आप को इवॉल्व करना होता है, अपनी पर्सनालिटी को इवॉल्व करना होता है। तो अगर आप सिर्फ पढ़ाई में, सिर्फ किताबों में ही रह जाएंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि एक टाइम बाद जाके आपको जॉब ही करनी है, आपको बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ही देखनी है। तो इस टाइम फेज़ में अगर आप उन सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं जो यहाँ पे, जो कि मोस्टली JNU में ही प्रोवाइड होती हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपने पर्सनालिटी को इवॉल्व करते हैं, डिफरेंट चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं। वाह, देख रहे हैं कितनी समझदार हैं ये। अभी 6 महीने इनको आया हुआ होगा, 3 महीने आया हुआ अभी इनकी JNU हुआ। और ये जो बता रही हैं इसमें एक चीज़ और भी मैं ऐड करना चाहूँगा, BHU में ऐसा कल्चर नहीं पाया जाता, JNU में ऐसा कल्चर पाया जाता है कि बॉयज़ हॉस्टल से भी लोग उठ करके गर्ल्स हॉस्टल में जा करके कैंटीन और मेस में खाना खा लेते हैं। और मतलब एकदम उनको कोई भी बंदिश नहीं रहती, प्रॉब्लम नहीं रहती। और यहाँ पे कितनी स्मूथली वो सिस्टम रन करता है, कोई प्रॉब्लम फ्रेटर्निटी बहुत ज़्यादा है। हमारी DU के फ्रेंड्स आए थे यहाँ JNU मिलने, वो सारे कह के गए कि आप, तुम्हारे दोस्त बहुत अच्छे हैं, दोस्त बहुत अच्छे हैं। क्योंकि हम लोग ने वो बॉन्ड बनाया है। हम लोग रात में कभी घूमने निकल गए, मन किया, क्योंकि होम सिकनेस हो रही है बच्चों को, अभी 12th पास करके आए हैं, तो फिर फ्रेंड्स, अरे चलो आ जाओ, क्या दिक्कत है। तो ये जो चीज़ है, ये अपनेपन वाली फीलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जेनजी वाली जो जनरेशन है ना, वो ज़्यादातर सोशल मीडिया पे तो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, लेकिन पर्सनल लाइफ में कोई नहीं है। आपको कोई चाहिए, आपके पास कोई है ही नहीं। आप रो रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। बट JNU में ऐसा है कि अगर आप थोड़ी देर के लिए शांत भी हो जा रहे हैं ना, तो अगल बगल वाले क्या हो गया। तो ये फिर अपनापन बहुत अच्छी बात है। ये मेंटल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगी आपको। आप बताइए क्या रेट करना चाहोगे? हाँ, मेरे हिसाब से 5 out of 5, क्योंकि पहला तो ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, मतलब कि यहाँ पे। और दूसरी बात ना, यहाँ पे वैरायटी बहुत है, क्योंकि आप यहाँ पे कुछ भी पहन के आइए तो आपको कोई जज नहीं करने वाला कि आप ये क्या पहन के आई हो। हाँ, और दूसरा कि ये मतलब कि इंडिया का ऐसा यूनिवर्सिटी है जो बहुत सेफेस्ट है गर्ल्स के लिए, स्पेशली गर्ल्स के लिए। हाँ, किसी ने बताया कि आपने फील किया? नहीं, मैंने फील किया है। मतलब कि यहाँ पे रात में भी घूम सकते हैं कैंपस के अंदर, कभी भी कहीं। और बहुत बड़ा कैंपस है ये। हाँ, और आप भाई साहब? मैं तो 5 out of 5 ही दूँगी, क्योंकि यहाँ बहुत सेफ कैंपस है, सेफेस्ट कैंपस है। लाइब्रेरी आप कभी भी जा सकते 24 हो। घंटे लाइब्रेरी है? हाँ, वो अगर मतलब कंपैरिजन किया जाए BHU वगैरह से, मतलब मेरे एक रिलेटिव है BHU में, उन्होंने बताया था कि वहाँ पे 10 बजे के बाद लड़कियाँ लाइब्रेरी नहीं जाती, पर आप अगर JNU में हो तो आप कभी भी लाइब्रेरी जा सकते हो। और ऐसा होता है कि मतलब कैंपस में आप रात में जा रहे हो तो आपको डर लगेगा, पर यहाँ ऐसा कुछ फील नहीं होता है। और आप मेस में, मतलब ऐसे आपके पेरेंट्स आए तो बाकी सारे यूनिवर्सिटीज़ के मेस में होता है कि गर्ल्स हॉस्टल के मेस में कोई नहीं अलाउ होता है, बट यहाँ सब जाते हैं मेस में। हाँ, कोई भेदभाव नहीं है। नहीं। और सिक्योरिटी भी उतना ही है, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी। आपको 100 मीटर पे एक गार्ड मिल जाएगा, तो आपको चिंता करने वाली कोई बात ही नहीं है। अगर आपको कुछ भी होता है तो दे आर टू टेक। सीनियर्स बहुत हेल्पफुल हैं यहाँ के, बहुत ज़्यादा। क्योंकि मैं जब आई थी JNU तो यहाँ मेरा कोई रिलेटिव नहीं था, और मतलब मैं बहुत अकेला फील करती अकेला मेरी तरह। मैं भी पहले दिन आया था तो अकेला फील कर रहा था। तो मुझे बहुत रोना आता था और मेरी कोई हेल्प नहीं करता था ऊपर से। मतलब मैं किसी से हेल्प लेती नहीं थी, ऐसा लगता था कि कोई हेल्प करेगा या नहीं। बट फिर धीरे धीरे सीनियर्स, क्लासमेट्स, बाकी सब बहुत हेल्प किए। मतलब यहाँ प्रोफेसर से लेके सीनियर्स या मतलब जो क्लासमेट्स हैं, या बहुत सपोर्टिव है सारे, बहुत अच्छे हैं। ओके, दरअसल क्या है कि जल्दी अब समाप्त करते हैं इसको, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनकी क्लास है। हम खड़े हैं JNU में, 3 लोग मिले, तीनों लोग दोस्त थे।
जिसमें से 2 लोगों ने JNU को 5 में से 5 रेटिंग दिया, लेकिन एक ने आधा काट लिया, 4.5 दे दिया। 4.9 ये 0.11 कहाँ चला गया, मतलब क्या हुआ? एक्चुअली जब आप किसी चीज़ को मतलब 5 आउट ऑफ 5 दे देते हैं ना, तो उसकी उतनी फिर आपकी रेटिंग की उतनी वैल्यू नहीं रह जाती है, क्योंकि अगर आपने मतलब 100 आउट ऑफ 100 कैसे आ सकता है? कुछ ना कुछ हर जगह कमी रहती है ना। वी डोंट वांट टू हाईलाइट दैट, क्योंकि थोड़ी बहुत कमी हर जगह रहती है, क्योंकि कोई भी जगह परफेक्ट नहीं होती है। तो अगर 5 आउट ऑफ 5 कह रहे हैं तो ये हाइपरबोल है कि 5 आउट ऑफ 5 इट्स नॉट द राइट। माइक के बाद लड़ना मत आपस में। ये बोल रही 5 आउट ऑफ 5 बोलने वाले पता नहीं क्या सोच करके 5 बोल देते हैं। मैं नहीं, यहाँ पे झगड़ा नहीं लगा रहा हूँ। वो होगा भी नहीं। यहाँ पे आने के बाद कुछ चीज़ें प्रोज एंड कॉन्स हर जगह के होते हैं ना, तो कुछ चीज़ें हैं, बट वो इतनी नहीं है कि आपके 4.9 को अफेक्ट करे। और पता है सबसे ज़्यादा अच्छी व्यवस्था मुझे यहाँ पे क्या लगी है, जैसे BHU में क्या होता है कि वहाँ पे गेट पे सबकी एंट्री होती है, सब लोग एंटर कर रहे हैं, बस से कर रहे हैं, ट्रक से कर रहे हैं, साइकिल से कर रहे हैं, बाइक से कर रहे हैं, कार से कर रहे हैं, किसी को कुछ भी पूछने वाला नहीं है। लेकिन JNU गेट पे ये चीज़ें आम नहीं है। अगर आप JNU में एंट्री लेना चाहते हो तो ID आप स्टूडेंट है तभी आप इंटर कर सकते अंदर आ सकते हैं। हाँ, अगर ऑटो है तो उसको भी दिखाना पड़ेगा कि आप ID दिखाएंगे, अगर आपके साथ कोई होगा तो वो एंटर हो सकता है। उसके लिए मतलब आपसे पूछा जाएगा कि आपका क्या मतलब कौन है, रिलेटिव है, प्रॉपर वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। और अगर आप कैब वगैरह से आ रहे हैं, अंदर इंटर हो रहे हैं, तो आपके ID के साथ साथ आपके हॉस्टल के रूम नंबर या डॉर्म में हो तो बेड नंबर, ये सब भी पूछे जाते हैं। और गाड़ी को एक टोकन मिलता है, प्रॉपर प्रोसीजर है आपको एंट्री लेने का। मतलब सेफेस्ट प्लेस है। और कंक्लूजन ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहे हैं, ह्यूमैनिटीज़ का अगर उनका बैकग्राउंड है, तो उन्हें नहीं पता कि वो क्यों कर रहे हैं, बस वो खाली कर रहे हैं क्योंकि ग्रेजुएशन करना है या किसी चीज़ की प्रिपरेशन करनी है, तो ग्रेजुएशन क्राइटेरिया है, तो बस कोई भी सब्जेक्ट ले लिए। तो उससे आप रिप्लेस कर सकते हैं लैंग्वेज से, क्योंकि एक प्रोफेशनल कोर्स है और वो आपको बहुत अच्छा बैकअप दे सकता है। और JNU जैसी जगह पे कर रहे हैं तो फिर माशाल्लाह। तो बहुत कुछ आप लोग कर रहे हैं। चैनल भी सब्सक्राइब करना चाहिए लोगों की नहीं? ऑब्वियसली हम लोग ने तो किया हुआ है, मतलब हम तो किए हुए हैं। मैंने भी किया। ये पूरा वीडियो रशियन की पढ़ाई से रिलेटेड है। अगर आप 12th पास करके CUET दे करके JNU में पढ़ाई करना चाहते हो तो रशियन बहुत ही अच्छा लैंग्वेज है पूरा। अगर आप इसके बारे में कुछ और जानकारी चाहते हो कि रशियन के बारे में कुछ और पता चले, रशियन लैंग्वेज के बारे में कुछ और पता चले, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना। मिलेंगे एक नए वीडियो में नए अंदाज़ से। तब तक के लिए हिमांशु मिश्रा धन्यवाद बोलता है वीडियो देखने के लिए। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत। कैमरे के पीछे हैं कपिल जी, धन्यवाद। कुछ नहीं, ये माइक है और आई ऑल्सो हैव माय यूट्यूब चैनल, तो सब मतलब यूट्यूबर मिल गए हैं तो कोई हेजिटेशन नहीं रह गया है ना। नहीं, इसीलिए तो खुद से पूछे आप वीडियो बना रहे हैं क्या? तो देखिए मैंने देखा था यूट्यूब पे। हाँ, अच्छा। देखा था मैंने यार मतलब कैंटीन के बाहर थे ना, तभी से हम ऐसे देख रहे थे कहाँ देख रहे हैं, फिर याद आया यूट्यूब। अब आप लोग मीडिया में ज़्यादा देखते हो तो मीडिया में देख रहा है, योगा लाइन में नहीं देखते तो ठीक है, रुकिए। मेरा नाम है हिमांशु और मैं BHU से आया हूँ और मेरा यूट्यूब चैनल है द स्टूडेंट लाइफ।